क्योंकि लोग उसके चोरी के दाग को पहचान लेते थे, इसलिए उसके लिए जीवन और भी दुश्वार हो जाता था। उससे वह मरना बेहतर समझता था। इस तरह से एक चोर चोरी की आदत वाले लोगों के लिए जीता जागता उदाहरण बन जाता था। यह कहना जरूरी नहीं है कि ऐसा उदाहरण बहुत मुश्किल से मिलता था। हत्या भी बहुत दुर्लभ होती थी। जिन पर हत्या का आरोप लगता था उन्हें एक अलग कमरे में ले जाकर अकेला छोड़ दिया जाता था। एक पर्दे के पीछे मन को पढ़ने में निपुण व्यक्ति को बिठाया जाता था। वह ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास न केवल प्राकृतिक रूप से टेलीपैथी की क्षमता होती थी, बल्कि वह विशिष्ट विश्वविद्यालय से इस विषय पर महारत हासिल कर चुका होता था। वह आरोपी हत्यारे के विचारों को पढ़ लेता था। आप यह कहने जा रहे हैं कि प्रशिक्षण से यह संभव है कि किसी के मस्तिष्क को शून्य कर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगातार 6 घंटों के लिए संभव नहीं है। फिर बहुत बार जब वह व्यक्ति बिल्कुल भी आशा न करे, तब कुछ निश्चित ध्वनियां उसे सुनाई दे सकती हैं, जिससे उसका ध्यान टूट जाएगा। सावधानी बरतने के लिए 6 माइंड रीडर नियुक्त किए जाते थे। एक दूसरी इमारत में, जो पहली इमारत से कुछ दूरी पर होती थी, वहां भी बचाव और अभियोग के लिए गवाहों को भी इसी प्रकार परखा जाता था। एक भी शब्द कहा या सुना नहीं जाता था और अगले 2 दिनों तक वही प्रक्रिया दोहराई जाती थी, लेकिन इस बार यह 8 घंटे तक चलती थी। चौथे दिन सभी माइंड रीडर मिलकर अपनी रिपोर्ट 3 न्यायाधीशों के एक पैनल को देते थे, जो अभियुक्त और गवाहों का साक्षात्कार और जिरह करते थे। कोई वकील या जूरी नहीं होती थी। न्यायाधीशों के सामने मामले के सारे विवरण होते थे और वह पूरी तरह से अभियुक्त के अपराधी होने को सुनिश्चित करते थे। क्यों? सजा मौत होती थी। मिशेल और वह भी बहुत भयानक अपराधी को जीवित ही मगरमच्छों के सामने फेंक दिया जाता था। बलात्कार के मामले में, जिसे हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध समझा जाता था,